डायगोनल अभी थोड़ा निकाला इसका डायगोनल 1 meter and 1.75 meter. Yes, sir. If you want to make the buck line or bonus line, this must be, or any line you draw on the Field. field of kabaddi. You should understand that this line should be in 3 centimeter to 4 centimeter, not less than 3, not bigger than 5 centimeters. Okay, this is very important thing, and you have to learn about that. Okay. Good evening to all. Myself, Mahendra Kumar. I'm student of राठ महाविद्यालय पैठानी, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। और आज मैं आपको कबड्डी की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। बेसिकली कबड्डी जो है भारत और इसके पड़ोसी जो देश हैं जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इन सब गेम में इन सब देशों में बहुत ही लोकप्रिय खेल है ये। और इस खेल की अगर उत्पत्ति की हम बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो भारत के तमिलनाडु राज्य में हुई थी। और 1973 में भारत में कबड्डी फेडरेशन की स्थापना की गई थी। भारत में बेसिकली 4 प्रकार से कबड्डियाँ खेली जाती हैं। पहला है अमर, दूसरी संजीवनी, तीसरा है गामनी और चौथा जो है वो है सर्कल कबड्डी। सर्कल कबड्डी बेसिकली ये पंजाब और हरियाणा स्टेट में खेला जाता है। तो ये होगी हमारे कबड्डी के कुछ जो प्लेइंग के रूल्स कहूँ या जिस हिसाब से हमारे देश में कबड्डी खेली जाती है इसके कुछ प्रकार हैं। और अब मैं आऊँगा इसी के साथ हमारे यहाँ ग्राउंड पे। तो आप ये मेरे पीछे देख रहे होंगे कबड्डी का ग्राउंड बना हुआ है। तो कबड्डी के ग्राउंड को बनाते समय हमें कभी भी एक इमेजिनरी लाइन लेनी होती है। फिर चाहे आप वो 10 मीटर का ले लें या 13 मीटर का। तो यहाँ पर जो मैंने मेजरिंग लाइन ले रखी थी वो मैंने लिया था 13 मीटर का। आप देख सकते हैं साइड लाइन जो है मेरी यहाँ से इस कोने तक की इसकी जो लेंथ है ये है 13 मीटर। और सेम इसके सामने मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनानी थी। तो एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मैंने पहले 3, 4 और 5 के फार्मूले का यूज़ किया। 3, 4, 5 का फार्मूला ऐसा फार्मूला है कि आप किसी भी मैदान पर सीधी रेखा के निर्माण के हेतु इस सूत्र का यूज़ करके किसी भी फील्ड पर जितनी लंबी रेखा बनाना चाहे बना सकते हैं आप। हो गया। और फिर ये मेरी स्ट्रेट लाइन सीधी है नहीं है उसको देखने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस कॉर्नर से उस लास्ट कॉर्नर तक के लिए 16.40 मीटर 16.40 मीटर का दूरी लेते हुए एक चाप वहाँ काटा। सेम सिचुएशन उस कोने से इस कोने के लिए भी मैंने 16.40 मीटर की दूरी लेते हुए मैंने चाप काट दिया। और यहाँ से जो मैंने 10 मीटर लिए थे उस 10 मीटर और 16.40 मीटर पे जो मेरी कटिंग हुई थी जहाँ पर एक रेखा ने दूसरी रेखा को काटा था सेम उसी जगह मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन डाल दिया। तो ये इस तरीके से मेरा फील्ड हो गया तैयार 13/10 का। अब उसके थोड़ा अंदर आएंगे आप तो ये देख रहे हैं ये है हमारी साइड लाइन, ये हमारी साइड लाइन होगी, ये हमारी आउटलाइन है और ये है हमारी लोवी लाइन। लोवी लाइन और साइड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1 मीटर। अब हम ये हमारी एंड लाइन होगी कबड्डी में, ये हमारी एंड लाइन होगी। एंड लाइन से हम थोड़ा अंदर आएंगे। एंड लाइन के अंदर आने पे हमें ये मिलता है बोनस लाइन। एंड लाइन से बोनस लाइन की जो दूरी होती है वो होती है 1.75 मीटर। ठीक। अब बोनस लाइन से जब थोड़ा सा हम 1 मीटर आगे आएंगे तो ये होती है हमारी बक लाइन या टच लाइन। तो बोनस और बक लाइन के बीच में 1 मीटर की दूरी होती है। इस हिसाब से अगर हम एंड लाइन से बोनस लाइन की दूरी देखें तो वो हो जाता है 2.75 मीटर। अब जैसे ही हम ये बक लाइन को छोड़कर थोड़ा और आगे के लिए आएंगे तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा मिड लाइन या सेंटर लाइन जो इस 13/10 के कोड को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित कर रही है। और एक बात इसमें ध्यान देने वाली ये है कि जो सेंटर लाइन होती है वो हमारी लोवी एरिया को भी कवर करती है, लेकिन जो हमारा बोनस और बक लाइन होता है वो लोवी एरिया का जो 1 मीटर वाला डिस्टेंस होता है इसके अंदर ही रहता है। ठीक है। अब मैं आपको इस गेम के कुछ रूल्स बता रहा हूँ। रूल्स जो मेंस के जो गेम होते हैं वो होते हैं 25-20, 20 मिनट का एक सेट, उसके बीच में 5 मिनट का ब्रेक और फिर से 20 मिनट। और जो फर्स्ट हाफ होता है यानी जो 20 मिनट का गेम होता है उस 20 मिनट के दौरान में एक टीम को 2 बार हाफ टाइम मिल सकता है, या वो एक टीम जो है 2 बार टाइम आउट ले सकती है। और जो उनको जो टाइम आउट दिया जाता है वो दिया जाता है 30 सेकेंड का, 30 सेकेंड्स। ठीक। इसके बाद जो रेडर होता है, एक रेडर को रेड करने के लिए ओनली 30 सेकेंड ही प्रोवाइड किए जाते हैं।
30 सेकेंड के अंदर ही आपको रेड करनी होती है। और अभी जो हाल ही में जो कबड्डी में जो नए चेंजेस आए हैं उसमें एक सुपर टेकल और सुपर रेड इसके भी रूल्स को लागू किया गया है, जिसमें सुपर टेकल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, अगर डिफेंस के पाले में मिनिमम एक और मैक्सिमम 3 डिफेंडर हैं, उस दौरान अगर वो डिफेंडर मिलकर किसी रेडर को टैकल कर लेते हैं तो इस स्थिति में जो डिफेंडिंग पक्ष है, जो डिफेंडिंग टीम है, उसको 2 पॉइंट दिए जाते हैं। सेम सिचुएशन इधर भी है। अगर एक रेडर 3 या उससे अधिक के पॉइंट अर्जित करता है तो उसके पॉइंट को सुपर रेड कहा जाता है। 3 या 3 से अधिक कोई रेडर पॉइंट अर्जित करता है तो उसको सुपर रेड कहा जाता है। अब मैं आपको इस ग्राउंड के बारे में, जो आपको मैंने शुरू में बताया था, ये लॉबी, तो इस लॉबी का भी बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर आप देखो तो इस लॉबी में कोई भी रेडर बिना किसी डिफेंडर को टच किए हुए नहीं जा सकता। एज ए रेडर अगर मैं रेड करूँगा तो अगर मेरा पैर थोड़ा सा भी ऐसे आता है लॉबी एरिया में, थोड़ा से भी मेरे पैर इधर गया लॉबी एरिया में, तो जो वहाँ पर ऑफिशियल होंगे वो ऑफिशियल करते हुए तुरंत मुझे कोर्ट से बाहर कर देंगे। क्यों? क्योंकि विदाउट किसी डिफेंस को टच किए हुए मैंने क्या किया, लॉबी में पैर रखा, लॉबी में पैर किया, मैं सेल्फ आउट हो गया। और एक बात और है, मैं सेल्फ आउट हूँ, लेकिन उस स्थिति में मेरे ऊपर जितने भी डिफेंडरों ने अटैक डाला, जितने भी डिफेंडरों ने मुझ पर डिफेंस किया और जितने डिफेंडर मेरे से कनेक्ट थे या जिन्होंने मुझे टच किया, वे सभी भी इस स्थिति में आउट होंगे। जैसे कि हर गेम्स में कार्ड के यूज़ किए जाते हैं, तो इस गेम में भी कार्ड्स हैं। तो इसमें 3 कार्ड यूज़ किए जाते हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड। तो जो ग्रीन होता है ना, ग्रीन जो है वो केवल प्लेयर को वार्निंग दिया जाता है। वार्निंग कैसे? जैसे जर्सी पुलिंग हो गया, ठीक, नेक होल्ड हो गया, या कोई ऐसी स्थिति होगी ना कि जो ऑफिशियल है उस दौरान मैच में उसको लगे कि नहीं, ये रेडर या डिफेंडर के द्वारा गलत तरीके से गेम में व्यवहार किया गया है, तो उस स्थिति में रेडर को वार्निंग के तौर पर ग्रीन कार्ड का यूज़ किया जाता है। और ग्रीन से बाद अगर हम आए तो उसके बाद आता है हमारा येलो कार्ड। तो येलो कार्ड में अगर किसी टीम के प्लेयर को, चाहे वो डिफेंडर हो, रेडर हो या ऑलराउंडर हो, अगर उसको येलो कार्ड मिलता है तो येलो कार्ड की स्थिति में जिस प्लेयर को येलो कार्ड मिला है उसे 2 मिनट का सस्पेंशन मिलेगा, वो 2 मिनट के लिए ग्राउंड से बाहर रहेगा। उसके बाद आता है हमारा आखिरी रेड कार्ड। तो रेड कार्ड की स्थिति में अगर किसी प्लेयर को रेड कार्ड दिया जाता है तो रेड कार्ड देने के साथ ही जो अपोनेंट टीम है उसको 1 पॉइंट टेक्निकल का दिया जाएगा, और उस मैच में वो जिस खिलाड़ी को रेड कार्ड मिला है वो प्लेइंग नहीं करेगा। ये आउट थोड़ी हुआ। अब मैं आपको टर्निंग टच करके दिखाऊंगा। ये रेडर की चतुराई से लिया जाने वाला पॉइंट है। इस मूवमेंट में मैंने क्या किया, जो यहाँ पर ग्राउंड में मुझे 6 डिफेंडर है, मैंने उनके मूवमेंट को वॉच किया, मैं आगे बढ़ा, डिफेंस मेरे पीछे आया, मैंने आगे वॉच किया, देन टर्न, टच एंड बैक टू सेंटर लाइन। ये था टर्निंग टच पॉइंट। मैं आपको कबड्डी में जो रेडर की स्किल होती है वो होती है किक। अब कबड्डी में किक भी है, वो 3 प्रकार से लगाए जाते हैं। एक होता है बैक किक, एक होता है स्कॉर्पियन किक, और तीसरा होता है रनिंग बैक किक। तो पहले मैं आपको बैक किक के बारे में करके दिखाऊंगा। यह बैक किक में क्या होता है, रेडर जब बक लाइन के पास अपनी पैरों से मूवमेंट कर रहा होता है ना, तो डिफेंडर क्या सोचता है, उसके एंकल होल्ड करो। रेडर हल्का सा बैंड होकर अपने बैक पैर से, जो उसका नॉन स्ट्रॉन्ग फुट है, उससे हवा में लिफ्ट करता है, और उसका जो पैर होता है वो डिफेंडर के यहाँ टच होता है, लुक लाइक दिस। ये था बैक किक। अब सेकेंड है मेरा स्कॉर्पियन किक के बारे में मैं आपको बताऊँ। स्कॉर्पियन किक में सेम यही पोजीशन होता है, लेकिन उस समय दोनों पैर यहाँ जानिए, ये दोनों पैर जिस मूवमेंट में जमीन पर आएंगे, मेरा ये लेफ्ट पैर उठा और रेडर के जो मेरे नी होल्ड के लिए आएगा, एंकल होल्ड के लिए आएगा, मैं उसको टच करूँगा। ये है स्कॉर्पियन किक। थर्ड रनिंग बैक किक, जो रनिंग के दौरान लेने वाली किक। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, रनिंग किक। रनिंग के दौरान ही अपने स्ट्रॉन्ग फुट को हवा में उछालना। ये रेडर के रनिंग के दौरान जो बैक किक लिए जाते हैं, ये उसके कुछ वीडियोस थे। थैंक यू सर। अब मैं आपको कबड्डी गेम में जो हमारे भारत देश में जिन्होंने भी अभी तक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, उनमें से मैं प्रथम
जितने भी प्राप्तकर्ता हैं उनके नाम बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम जो हमें पद्मश्री कबड्डी में जिनको पद्मश्री मिला था वो मिला था 2014 में, और उनका नाम था सुश्री दिनेश डबसी, और ये बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करते थे। और उसके बाद से ध्यानचंद अवार्ड जो मिला था वो मिला था 2007 में। 2007 में ध्यानचंद अवार्ड मिला था कबड्डी गेम में, वो उनको मिला था श्री शमशेर सिंह जी को, और ये भी हरियाणा स्टेट से ही बिलोंग करते थे। और उसके बाद है हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो मिला था वो मिला था 2002 में, और ये मिला था श्री एज्जा पुरेड्डी राव जी को, जो कि आंध्र प्रदेश से हैं। और उसके बाद से हम बात करें अर्जुन पुरस्कार, तो भारत में कबड्डी खेल के क्षेत्र में जो प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला था वो मिला था 1972 में। 1972 में जो प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला था वो मिला था श्री सदानंद महादेव शेट्टी को, और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। अब इसी के साथ मैं बात करूंगा आपको कि लास्ट टाइम जो अर्जुन पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था। तो लास्ट टाइम जो हमारा अर्जुन पुरस्कार कबड्डी खेल के क्षेत्र में दिया गया था वो दिया गया था 2021 में, और जो इसके प्राप्तकर्ता थे वो थे संदीप नरवाल। और उसके बाद से द्रोणाचार्य अवार्ड, तो द्रोणाचार्य अवार्ड भी हमारा 2021 में ही दिया गया था, और ये दिया गया था आशान कुमार को, जो हरियाणा से बिलोंग करते थे। ये थी कबड्डी की कुछ हिस्ट्री से लेके मेजरमेंट और कुछ जानकारियाँ। धन्यवाद। बढ़िया ऊपर गिरा ऊपर